जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जान ही चुके हैं, अब तक के हम लोगों की हर्बल फार्मिंग वीडियोस की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के चलते पिछले वीडियो में हमने सर्पगंधा की खेती के बारे में बातचीत शुरू की थी। सर्पगंधा की खेती के पार्ट 1 में हमने पिछली बार चर्चा की थी सर्पगंधा की नर्सरी के बारे में, जिसमें हमने तकरीबन सभी तरह के स्टेप्स को कवर कर लिया था। उसके सर्पगंधा के भौगोलिक वितरण के बारे में, उसकी मिट्टी, जलवायु और किस तरह का तापमान होना चाहिए और कैसा दोनों सर्पगंधा के जो दोनों कल्टीवर्स हैं आपके सर्पेंटीना और टेट्राफाइला, उनके फ़र्क के बारे में हमने जान लिया था। क्या क्या हमें 1 एकड़ की नर्सरी के लिए चाहिए होता है सर्पगंधा का और कैसे हमें उसको तैयार करना होता है, क्या क्या उसकी टिप्स एंड टैक्टिक्स हैं, सब लोग हमने जान लिया था। अब बारी है हमारा सर्पगंधा की खेती के बाकी हिस्से में, पार्ट 2 में, ये जानने का कि हमें कैसे उसकी रोपाई करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, खाद, पानी, आपका हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग अगर कुछ होती हो तो या नहीं होती हो तो, और उसकी मार्केटिंग। तो आज हम अपने दूसरे हिस्से में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे सर्पगंधा की खेती के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सर्पगंधा की खेती के पार्ट 2 में। और आज हम चर्चा करेंगे सर्पगंधा की खेती की नर्सरी के बाद की जानकारी के लिए कि कैसे उसको खेत में रोपाई करनी चाहिए और बाकी उससे लेकर रोपाई से लेकर के और आपका मार्केटिंग के पार्ट तक हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सर्पगंधा की खेती का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नर्सरी के लिए नर्सरी में जो हमने पौधे तैयार किए थे, जब हम उनको रोपाई के लिए खेत में लेकर आएंगे तो पौधे की स्थिति कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये तो हमने जान लिया था कि 2.5 से 3 महीने में नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। यानी कि अगर हमने अप्रैल और मई के महीने में नर्सरी लगा दी है तो अप्रैल में लगाई है तो जुलाई में, और अगर मई में लगाई है तो अगस्त के एंड तक हमारे पास में पौध तैयार हो जाएगी। और ये बेहतर समय है हमें लगाने का। हम जा तो सकते हैं सितंबर तक और अक्टूबर तक भी जा सकते हैं, बट सितंबर तक हमें लगा लेना चाहिए जो है इसको, क्योंकि अक्टूबर के बाद में बहुत सारे इलाकों में ठंड शुरू होने लगती है और जब ठंड शुरू होती है तो एक डोरमेंट फेज शुरू हो जाता है क्रॉप का, फिर उसमें क्रॉप को ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जड़ें हमारी मजबूत हों और ठंड शुरू होने से पहले एक सेटलमेंट अच्छे से हो जाए जड़ों का मिट्टी के अंदर, तो हमें चाहिए कि हम सितंबर से पहले पहले इसकी खेती कर लें। तो जुलाई और अगस्त के महीने जो हैं इसकी ट्रांसप्लांटिंग के लिए बेस्ट हैं। तो कैसा हो हमारा नर्सरी का पौधा। देखिए, सबसे पहले बात तो ये ध्यान दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट प्लांट्स खरीद रहे हैं या अपने नर्सरी में तैयार कर रहे हैं, जो भी पौधा आप निकाल के लाते हैं नर्सरी से रोपाई के लिए, उसमें कम से कम 1 से 2 इंच की जड़ ज़रूर होनी चाहिए। कई बार नर्सरी जो लोग करते हैं और जब किसानों को पौधा सप्लाई करते हैं तो उसमें आधी इंच भी जड़ नहीं होती है। तो ऐसा जब होता है तो चल तो जाता है, लेकिन अक्सर चांसेस उसमें ये भी होते हैं कि पौधा मर जाए या चल ना पाए। वो डिपेंड करता है कि वो जो आधी इंच की जड़ है वो भी कितनी मजबूत है, कितनी पतली है, उसमें कुछ दम है या नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा चाहते हैं कि पौधा सेटल हो और मोर्टेलिटी परसेंटेज आपका 0 हो, बिल्कुल पौधा ना मरे, तो कम से कम 1 इंच नहीं तो 2 इंच की अगर आपको जड़ मिल रही है, अगर ज़्यादा मिल रही है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 से 2 इंच की जड़ उस पौधे के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो जड़ के अलावा जो आपका पौधे की हाइट है, ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है, वो भी कम से कम 4 से 6 इंच का हो। यानी कि उसमें जो पौधे की जड़ जो है 1 से 2 इंच की और पौधे की हाइट 4 से 6 इंच की। 6 से 8-9 इंच की हाइट है तो और अच्छी बात है, बट 4 से 6 इंच का पौधा अच्छा रहता है। और तीसरी एक सबसे बड़े पॉइंट ये है कि उसमें कम से कम 4 से 6 पत्तियां ज़रूर हों नर्सरी में। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिए कि पहले कि नर्सरी का जो पौधा है जो आप रोपाई के लिए ला रहे हैं उसमें 1 से 2 इंच की जड़ हो कम से कम, 4 से 6 इंच पौधे की हाइट हो कम से कम, और 4 से 6 कम से कम उसके अंदर पत्तियां हो पौधे में। वो एक मजबूत, हेल्दी, एक तंदुरुस्त, एक जानदार पौधा होगा जो आप रोपाई के लिए लाएंगे और वही आपको आगे अच्छी पैदावार देगा। अदरवाइज़ वो रास्ते में ही शायद हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि उस नर्सरी को रोपाई के लिए समय। तो जैसे हमने बात की कि बेहतर समय जो है वो जुलाई अगस्त का है, जिस हिसाब से आपके 2.5 से 3 महीने में नर्सरी तैयार हो रही है, उस हिसाब से आप उसको अगर लेके आते हैं तो आपका जुलाई या अगस्त का महीना बैठता है।
एक बात मैं आपको फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ जो मैंने पिछली बार बताई थी कि अगर आप अपनी खुद की नर्सरी लगा रहे हैं और आप नर्सरी लगाने का समय चूँकि आपका जून तक चला जाता है, तो जून में जो आप नर्सरी लगाएंगे, जून के आखिर में नर्सरी लगाएंगे, वो भी आपकी सितंबर तक तैयार हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में फिर आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे नहीं। तो अगर आप उसको नर्सरी में छोड़ देते हैं और अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर में आप 5-6 महीने के बाद में जब उसको फरवरी ऑनवर्ड्स 15 फरवरी के बाद में जनरली उत्तर भारत के इलाकों में तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठंड ख़त्म होने लगती है, लेकिन मौसम अच्छा होता है, बट टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, डॉर्मेंट फेज़ तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम पे आप फरवरी मार्च में अगर इसको प्लांट कर देते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि आपको नर्सरी मैनेज करनी पड़ेगी उतने टाइम तक, या अगर आप नर्सरी कहीं और से पौधा ख़रीद के ला रहे हैं मार्च में तो वो शायद तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी नर्सरी के अंदर जो पौधा लगाया होगा वो 5-6 महीने तक उसकी देख रेख कर रहा है, तो उतने बीच में जो देख रेख का उसका खर्चा उसमें वो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये जोड़ के ही बताएगा आपको। लेकिन अगर आप खुद की कर रहे हैं तो आप ये साइकिल डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसका टाइम मानसून का जो है जुलाई अगस्त का टाइम है, वो जनरली वो टाइम है जिस पर अधिकतर लोग लगाते हैं। अगर मैं खुद की कोई प्लांटेशन करूंगा सर्पगंधा की तो मैं तो मार्च का टाइम, फरवरी मार्च का टाइम उसको प्रेफर करूंगा। अगर मेरी खुद की नर्सरी में कर रहा हूं तो कर सकते हैं। और चूँकि अगर बीज नया ले रहे हैं आप तो जून तक आप वेट कर सकते हैं, वरना ये भी है कि फिर वायबिलिटी सीड की कम होने लगती है। तो बहरहाल इसका आप जो है सिस्टम अपने आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार डेवलप कर सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद चूँकि जब आप हार्वेस्ट करेंगे, हालांकि 2 साल इसका मिनिमम टाइम है, 2 से 3 साल की अगर आप सर्पगंधा की फसल निकालते हैं तो वो आपको और अच्छे नतीजे देगी, ये हम आगे बात कर लेंगे। अब आती है बात खेत की तैयारी, कि खेत की तैयारी हमें सर्पगंधा के लिए कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहली जो बात है, जो हमने बात कर ली थी नर्सरी वाले सेक्शन में कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो वो चाहे नर्सरी की बात हो और चाहे आपका रोपाई के टाइम की बात हो, मिट्टी का वही सिस्टम है, मिट्टी का वही प्रकार है। उतना ही पीएच 5 से 8 के बीच में आपका पीएच हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, क्योंकि जड़ वाली फसल है तो जितनी अच्छी ग्रोथ लाइट सॉइल में, हल्की मिट्टी में जिसमें कि पानी का इन्फिल्ट्रेशन तेज़ होता है, पानी तेज़ी से जल निकासी तेज़ होती है, ऐसी मिट्टी में सर्पगंधा की बेहतरीन पैदावार आप ले सकते हैं। लेकिन खेत जो हमें तैयार करना है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कैसे उसका खेत तैयार करेंगे। तो जनरली जो जागरूक किसान लोग हैं, जो जानते हैं खेती बाड़ी करना, वो लोग अगर कोई फसल नहीं है खेत में तो गर्मी के महीनों में यानी कि बारिश शुरू होने से पहले खेत की कम से कम 2 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देते हैं। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो भी खरपतवार वगैरह होते हैं उस टाइम के, और जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब होती हैं, जड़ें होती हैं पिछले क्रॉप की अगर कोई होंगी, तो वो सब जो है ख़त्म हो जाती हैं उसके अंदर। उसको जो मोटी झाड़ियाँ और जड़ वगैरह हो तो उनको भी खेत निकाल करके खेत को साफ़ सुथरा कर दीजिए, 2 जुताई उसकी कर दीजिए। फिर जब आपकी पहली बरसात हो जाती है, पहली बरसात के फ़ौरन बाद आप उसमें जो है फिर से जुताई कर दीजिए, यानी कि जब आप बुआई के टाइम पे आप करने जा रहे हैं उस टाइम पर उसमें, या उससे काफ़ी पहले, तो पहली बरसात होने पर आपको अच्छा मौका मिल जाता है खेत की एक बार और जुताई करने का। तो उस समय जब आप जुताई करेंगे तो उस टाइम हम उसमें, चूँकि देखिए 2 साल की फसल है ये आप समझिए, और 2 साल तक आपको सर्पगंधा को पूरा पोषण देना है, न्यूट्रिशन देना है। तो ज़मीन से हम कुछ ले रहे हैं, मैंने सतावर में भी ये बात की थी, तो ज़मीन को हमें देना भी होगा। ज़मीन हमारी माँ है, तो माँ से ले तो सब कुछ रहे हैं आप, माँ आपको फीड कर रही है, सींच रही है, आपको अपने अंदर से निकाल के दे रही है सब कुछ, तो हमें चाहिए कि उसको फीड करें तभी तो वो हमें दे पाएगी। तो इसलिए उसमें जो हम चाहें कि क्या डालें, तो उसमें हम कम से कम एक एवरेज फर्टाइल सॉइल, अगर कम है तो मैं तो समझता हूँ 15 ट्रॉली भी कम है उसके लिए गोबर की खाद। अदरवाइज़ एक एवरेज और अच्छी फर्टाइल सॉइल जो है उसमें भी कम से कम 10 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद आप जुताई के टाइम पे, जो बरसात से पहले आप पहली बरसात के बाद जो जुताई करने जा रहे हैं उसके साथ में आप उसमें मिला दें गोबर की खाद। 1 एकड़ में 10 से 15 ट्रॉली, अगर बहुत अच्छी फर्टाइल आपके सॉइल है, बहुत हाई न्यूट्रिशन है उसके अंदर, नेटिव न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो 6 ट्रॉली से भी काम चला लीजिए, वरने का एवरेज 10 ट्रॉली आप उसमें डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अपनी खुद बनाते हैं तो 5 से 6 टन 7-8 टन वर्मी कंपोस्ट काफ़ी है, बट चूँकि ख़रीद के लाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो गोबर की खाद बेस्ट है। जहाँ पर शुगर मिल्स वगैरह हैं, चीनी मिल जहाँ हैं, वहाँ पर आपको प्रेस मड मिल जाएगा।
जो गन्ने की मैली से तैयार होता है, उस टाइम पे सल्फिनेशन वाला, दो तरह के फ्रेश मड होते हैं, एक सल्फिनेटेड होता है, कार्बोनेटेड होता है। तो आपको सल्फिनेटेड लेना है, तो ये आपको न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड करता है। इसमें एनपीके की मात्रा गोबर की खाद से तकरीबन कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो जिन इलाकों में बहुत सस्ता आपको, यानी कि गोबर की खाद से सस्ता आप पड़ रहा है आपको प्रेस मड खरीदना, जिन चीनी मिल के इलाकों में, जहाँ पर जिन इलाकों में चीनी मिल है, वहाँ से आप प्रेस मड ले करके वो अप्लाई कर सकते हैं गोबर की खाद की जगह। तो जो भी आपके पास अच्छा उपलब्ध ऑर्गेनिक सोर्स है, वो आप, देसी खाद है वो आप उसमें ज़रूर मिला दें। इसके अलावा ये मिला के आपने जुताई कर दिया। इसके अलावा पौधा जब आपको ट्रांसप्लांट करना है तो उससे पहले भी फिर 2 हल्की जुताई आप कर देंगे तो मिट्टी अच्छी सी पल्वराइज हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। अगर मौका है तो, अगर नहीं है, बारिश ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप जुताई कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मौका है तो ज़रूर उसकी बुवाई से पहले भी जुताई कर दें। इसके अलावा खेत में तैयार करने लायक और कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है। हाँ, अगर खेत में ढलान है, ढाल है और थोड़ा हैवी सॉइल है या हैवी नहीं भी है, तो बहुत बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे खेत, छोटी क्यारियाँ तैयार करें और एक्सेस वाटर के लिए, ज़्यादा पानी बारिश से आ गया या कहीं बाहर का पानी अगर आ जाता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेनेज चैनल्स पहले से उसमें नालियाँ बना लें, मेड़े बना लें, ताकि आप वाटर मैनेजमेंट जो है अच्छे से उसके अंदर कर सकें। ये सब चीज़ें नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली हैं सर्पगंधा को, लेकिन जो है पैदावार को कम और ज़्यादा ज़रूर कर सकती हैं। पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए अच्छा ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है सर्पगंधा के खेत में। तो ये आप इस तरह से खेती इसकी तैयार कर सकते हैं। बात की थी मैंने 10 ट्रॉली गोबर की खाद डालने के लिए। तो यहाँ पर सवाल होता है कि अगर हम ट्रांसप्लांटिंग जब करने जा रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र, देखिए मैं आपको एक बहुत ही नपी तुली एक बात बता दूँ, ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल आज की डेट में इशू है। मैं इसको किसी और वीडियो में कवर करना चाहता था, लेकिन सतावर में मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम सब्र करिएगा और थोड़ा लंबा हो तो सुन लीजिएगा, लेकिन आपके फ़ायदे की बात है। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा चल रहा है आजकल, और सब केमिकल फर्टिलाइज़र सप्लाई नहीं करने चाहिए और सिर्फ देसी का इस्तेमाल करिए, बायो फर्टिलाइज़र अप्लाई करिए, ठीक है, बात अच्छी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है जिसको हमने अपने ऊपर लाद लिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज की डेट में 2 डेफिनेशन चल रही हैं मार्केट में। एक ये मेरा कहना है और ये मेरी ही इजाद की हुई टर्म है। ये 2 डेफिनेशन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक इंडस्ट्रियल डेफिनेशन है और एक जो है आपका साइंटिफिक डेफिनेशन है। इंडस्ट्रियल डेफिनेशन के हिसाब से, जो कि कंपनीज़ की या कह लीजिए कि इंडस्ट्री की बनाई हुई एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन है, जहाँ पर आपको कोई केमिकल यूज़ ही नहीं करना है। ना तो आप वहाँ पर 2 तरह के केमिकल्स हैं, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, यानी कि फसल का बचाव करने वाले, बीमारी, कीड़ा या खरपतवार से रोकने वाले जो केमिकल्स हैं उनको प्रोटेक्शन केमिकल्स कहते हैं। और जो फसल के उत्पादन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्शन के लिए जो फर्टिलाइज़र्स आप जो न्यूट्रिएंट सोर्सेज अप्लाई करते हैं, वो होते हैं प्रोडक्शन केमिकल्स। तो ये 2 टाइप के केमिकल्स हैं, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन। तो इंडस्ट्रियल डेफिनेशन तो ये है कि आप ना प्रोटेक्शन केमिकल इस्तेमाल करेंगे ना प्रोडक्शन केमिकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि कंपनीज जो हैं उनको मांग ये है कि भाई उनको तो पहले सर्टिफिकेशन भी चाहिए। सर्टिफिकेशन का अपना एक लंबा प्रोसीजर है, 3 साल तक। बेचारा मार्जिनल स्केल फार्मर जो है वो तो कर ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े फार्मर्स कर सकते हैं, चाहे भले ही उनको ऑर्गेनिक के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन ये सिस्टम बन गया है तो उनको ये करना है, क्योंकि सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पौधा जो है वो आपसे जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि नाइट्रोजन आप डाल रहे हैं यूरिया के थ्रू, डीएपी के साथ आप फास्फोरस डाल रहे हैं, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ आप पोटाश दे रहे हैं, इसी तरह से अमोनियम सल्फेट के साथ में आप नाइट्रोजन और सल्फेट दोनों देते हैं। ये जितने भी आप फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, केमिकल भी अगर डालते हैं, पौधा जो आपसे न्यूट्रिशन लेता है मिट्टी से, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना लेकर के वो एक आयन के फॉर्म में लेता है। यानी कि नाइट्रोजन लेता है नाइट्रेट या अमोनियम फॉर्म में, फास्फोरस लेता है फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, पोटेशियम आयन के फॉर्म में पोटाश को लेता है, सल्फेट आयन के फॉर्म में सल्फेट को लेता है। तो पौधे को ये नहीं मालूम है कि आपने सल्फेट जो दिया है या नाइट्रेट या अमोनियम आयन जो दिया है पौधे को, वो मिट्टी में यूरिया से दिया है या आपने उसको गोबर की खाद से दिया है। उसको तो नाइट्रेट से मतलब है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो आप
प्रोटेक्शन केमिकल्स यूज़ करते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो प्रोटेक्शन केमिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं, वो आपके खाने पीने की चीज़ों में जो आपका एंड प्रोडक्ट है, जो ग्रेन्स आता है, ग्रेन निकल कर आता है, या जो भी फसल लगा रहे हैं उसका जो एंड पार्ट आता है, जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल है, जो कि खाने के काम में आ रहा है, जो भी है वो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसके रेजिड्यूज जाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल, वो आपको डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। आपके नाइट्रेट के फॉर्म में वो आ रहा है, वो आप अगर ऑर्गेनिक, अगर गोबर की खाद या किसी भूसा, कोई आप गेहूं के भूसे से आप कई बार लोग मिलाते हैं उसमें, और बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वो तो नाइट्रेट वो भी जाके कन्वर्ट होगा। वो साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि अभी कि वो कैसे मिनरलाइजेशन होता है या इमोबिलाइजेशन होता है। मिलना असल में आके नाइट्रेट और अमोनियम या आयनिक फॉर्म में है, तो चाहे आपने किसी भी फॉर्म में डाला हो, वो नाइट्रेट और अमोनियम या सल्फेट या फॉस्फेट के फॉर्म में जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमें ज़मीन के बारे में भी सोचना है कि इको फ्रेंडली अप्रोच तभी होती है जब हम ज़मीन को भी फीड करें। अभी इतने सालों से आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते चले आ रहे हैं, अचानक से अगर आप जाएंगे ऑर्गेनिक पे तो ज़मीन भी हकपका जाएगी कि ये क्या हुआ। प्रोडक्शन तो आपको शुरू में मिलेगा नहीं, ये 7-8 साल लगते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होता है धीरे धीरे प्रोसीजर कि जहाँ पर आप उसको ऑर्गेनिक के लिए रेडी करते हैं। तो बहरहाल, और दूसरा जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मोबाइल है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है प्लांट और सॉइल वाटर सिस्टम में। तो अगर हम ज़्यादा इंटेंसिव, ज़्यादा यूज़ करते हैं यूरिया का या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, तो वो लीचिंग के थ्रू हमारे ग्राउंड वाटर में जाते हैं। जो पंजाब में प्रॉब्लम हुआ है वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं और ग्राउंड वाटर को हमारे कंटेमिनेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्सेज से फिर हमारे घरों में पीने के पानी के रूप में आता है। तो वैसे तो नुकसान कर रहा है, लेकिन फसल के अंदर हाँ, या ज़्यादा अगर आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो कीड़ा, फसल में कीड़ा या बीमारी या कह लीजिए कि ये चीज़ें ज़्यादा लगने लगती हैं, तो उसकी रोकथाम करनी पड़ती है, फिर आपको प्रोटेक्शन केमिकल्स पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो फिर मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है अगर, तो आप एक इंटीग्रेटेड यूज़ कर सकते हैं, देसी और केमिकल को मिला के यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी सॉइल की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती चली जाए और धीरे धीरे जब तक वो ऑर्गेनिक के लेवल पर तैयार नहीं होती है, और वो आपका जो है उसमें वो भी आ जाए, प्रोडक्शन भी मिल जाए। बात जो आती है कि सर्पगंधा की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अब हमें उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना या नहीं करना। देखिए, जो भी लंबी अवधि की फसलें हैं, मैं कभी भी उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को फेवर कर रहा हूँ। जहाँ हमारी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से हम काम चला लें। फ़िलहाल हमारा मकसद जो है प्रोडक्शन लेने का है। साथ साथ अगर प्रोडक्शन लेने के हम ज़मीन को अच्छी तरह से सींच सकते हैं, ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा ले जा सकते हैं, और हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम करना चाहिए हमको वो चीज़। लेकिन अगर हमको प्रोडक्शन ही नहीं मिले, किसान को रिटर्न ही नहीं आएगा, तो फिर क्या ऑर्गेनिक और क्या इनऑर्गेनिक। तो ये एक अप्रोच, एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। उस पर हम कभी और बात में डिटेल से बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, मैं इस टॉपिक को भी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी जो अगर मैं बात करूं कि सर्पगंधा एक 2 साल की फसल है। अब अगर आप उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं चाहिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स लंबी अवधि की फसलों के लिए, क्योंकि अगर आप उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है उसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का मोड ऑफ एक्शन बहुत कम समय के लिए होता है। आपने नाइट्रोजन डाला, नाइट्रोजन ज़मीन में गया, हाइड्रोलाइज हुआ, फ़ौरन जो यूरिया का अगर आपने डाला है तो यूरिया हाइड्रोलाइज हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, थोड़ा ज़मीन के अंदर गया, थोड़ा पौधे में आया, बाकी ऊपर उड़ गया, वोलेटिलाइजेशन जिसे आप बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो वहाँ पर अब वो कुछ ही दिनों के अंदर काम हो गया, 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर सारा जो होना था वो हो गया। फसल है 2 साल की, तो कितनी बार आप यूरिया डालेंगे खरीद के, या कितनी बार आप DAP डालेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि धीरे 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 फसल को न्यूट्रिशन देती रहे। ना तो हमें बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना है खेत को ताकि वो खेत के अंदर की जो ताकत है उसको चूस ले पौधा, तो हमें ऑर्गेनिक पे जाना है। तब वहाँ पर हम गोबर की खाद की बात करते हैं कि ऐसे सोर्सेज जो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट रिलीज़ कर रहे हैं और पूरी फसल के 2 साल के दौरान या 3 साल के दौरान हमको उसमें न्यूट्रिशन पौधे को मिल रहा है, तो उससे अच्छी ग्रोथ हो रही है, पैसे की बचत हो रही है। तो ये चीज़ है। तो सर्पगंधा की खेती में मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी ज़मीन बहुत कमज़ोर है, शुरुआती दौर में आपको लगता है कि पौधा जो है वो रेस नहीं पकड़ पाएगा, तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर भी सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे अभी तो फिर उसके बारे में ये देखेंगे कि कहाँ पर कितनी डोज हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसके लिए तो वैसे सॉइल टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र्स, चूँकि मैं लॉन्ग टर्म क्रॉप से मना करता हूँ तो सर्पगंधा में भी मना कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर डालना ही है
तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बुआई से पहले, सर्पगंधा की जब आप रोपाई करेंगे, सॉरी बुआई नहीं, रोपाई से पहले आप 1 बोरा NPK 1 एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी ज़रूरत है तो फिर आप जो है हर 4 से 6 महीने के बाद में यूरिया का 1 बोरा इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। यूरिया का उस टाइम पे फिर यूरिया डालिए खाली, क्योंकि शुरू में आपने NPK डाल दिया है तो P और K का फिर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट यूरिया आप डाल सकते हैं। तो लेकिन ये है कि बेवजह फिर उससे ज़्यादा आप यूरिया इस्तेमाल करेंगे, घास होगी और फिर वो बीमारी आ रही है। हालांकि सर्पगंधा के अंदर ज़्यादा बीमारी कीड़ा कहीं कोई रिपोर्ट है नहीं, बट हम फिर भी एक लेके चल सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का अप्लाई करेंगे तो फिर ये समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। बट उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको निपटने के सारे रास्ते हैं, इन जनरल नहीं आती हैं। बट घास तो होगी, आपको घास शुरुआती दौर में घास निकालनी भी पड़ती है, बाद में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा घास होगी भी नहीं और निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शुरू में आप फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाल रहे हैं, यूरिया वगैरह, तो पौधा छोटा है तो पौधे की ग्रोथ के लिए आपको फिर घास वास निकालना पड़ेगी, जो कि ज़्यादा होगी फर्टिलाइज़र डालने पे। तो वो आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं। तो उसमें फिर हम आपको बाकायदा गाइड करते हैं आपकी ज़मीन के हिसाब से, आपकी सॉइल के हिसाब से। अगर आप सॉइल टेस्ट कराते हैं तो आपका सॉइल टेस्ट डाटा देखते हुए कि आपको कितना किस फसल में खाद या पानी डालने की ज़रूरत है, वो एक बात की बात है। फिलहाल आपको ऑर्गेनिकली करना है। अगर आप केमिकल डालना चाहते हैं तो जो मैंने बताया उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब रोपाई करनी है तो रोपाई के लिए प्लांटिंग ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, यानी कि पौधे को किस हिसाब से लगाना है। तो देखिए, जो सर्पगंधा में मैं जो लगवाता हूँ किसानों को, वो कहीं पर मैं उसकी ज़मीन के हिसाब से लगवाता हूँ, लेकिन एक एवरेज अगर हम बात करें तो 1 फीट बाई 1 फीट की दूरी रखते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी भी 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर, ये हम लोग रखते हैं। अगर इस हिसाब से आप पौधा लगाएंगे तो आपका 1 एकड़ में 40,000 पौधा करीबन बैठेगा जा करके। लेकिन अगर आप की ज़मीन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा उपजाऊ है, ग्रोथ अच्छी मिलने की गुंजाइश है, पौधा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, आप अगर ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम 1 फीट बाई 1 फीट पर लगाएंगे तो बहुत घनी फसल हो जाएगी, जिससे उसको धूप मिलने में परेशानी हो, फोटोसिंथेसिस में परेशानी हो। वो बात की चीज़, वो मतलब साइंटिफिक टर्म्स में मैं बात करने लगा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उधर। तो वहाँ पर फिर आप जो है इसका जो ज्योमेट्री है वो 1.5 फीट बाई 1 फीट रख सकते हैं, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट यानी कि 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर। तो उस सूरत में आपको फिर 40,000 पौधों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 एकड़ में 30-35 हज़ार में ही काम हो जाएगा। वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अपने टोटल एकड़ के एरिया को डिवाइड कर दीजिए अपना एक पौधे का जो एरिया चाहिए उसके लिए, तो आपके पौधों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए, अगर आप 1 फीट बाई 1 फीट भी ले रहे हैं तो 40,000 पौधे मैथमेटिकली करीबन 40-45 हज़ार आते हैं, तो 40,000 पौधे बैठते हैं। बट 30,000 पौधा भी अगर आप लगा रहे हैं खेत में तो वो बहुत अच्छा है, इससे कम नहीं लगाइए। 30,000 पौधा भी लगा रहे हैं और अच्छा मैनेज कर रहे हैं तो बहुत एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आपको। तो ये मान के चलिए कि 2 हैं ज्योमेट्रीज, 30 बाई 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, जिसको मैं ज़्यादा जो प्रीफर करता हूँ वो 30 बाई 30 को करता हूँ, लेकिन आप 45 बाई 30 को भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो जनरली लोग कई बार रिजेस बना के करते हैं, बेड बना के भी करते हैं, बट सर्पगंधा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है रिजेस और बेड बनाने की। पानी को ये इतना टॉलरेट कर लेती है, अच्छी जल निकासी है, बलुई दोमट मिट्टी है, तो फिर आपको बेड्स वगैरह बनाने में कोई खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हैवी सॉइल है, बहुत ज़्यादा पानी खड़े होने के चांसेस है, मैं तो कहता हूँ वहाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है सर्पगंधा को, बट बेड की ज़रूरत नहीं है, उसमें बेवजह खर्चा होगा। 30,000 पौधों के लिए आप बेड बनाएंगे तो वो अच्छा खासा एक बिना वजह का बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि फसल में खेत की तैयारी हो गई, रोपाई का भी हो गया। अब बात आती है कि क्रॉप प्रोटेक्शन और वीडिंग, खरपतवार। देखिए, शुरू में रोपाई के बाद तो आपको, या पहले बात कर लेते हैं हम पानी लगाने की, इरिगेशन की, क्योंकि जब आपने पौधा लगाया रोपाई की तो उसके बाद पौधे को सीधे पानी चाहिए, तो आपको हल्का इरिगेशन दे देना है ताकि जड़ें जो हैं वो ज़मीन में सेटल हो जाएं, पकड़ बना लें, तो आपको पानी लगाना है। सर्पगंधा भी सतावर की तरह एक रेन फेड क्रॉप है, पानी अगर नहीं हो रहा है, बरसात नहीं हो रही है तो भी चल जाएगा। वही आपका कि गर्मी के दिनों में आपका 1-2 पूरे गर्मी के मौसम में सिर्फ 2 आपकी सिंचाई, और जाड़े के दिनों में सिर्फ 1 सिंचाई काफ़ी है, यानी कि 1 साल में 3 सिंचाई से काम हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी पैदावार चाहते हैं तो गर्मियों में हर महीने 2 सिंचाई और जाड़ों में हर महीने 1 सिंचाई कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी फसल के लिए।
तो ये जो है पानी का प्रबंधन हो गया कि वो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सतावर में बताया था। जिन साथियों ने सतावर का वीडियो नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं, वहाँ शायद हमने थोड़ा डिटेल में बात की है, मुझे इतना याद नहीं है, बट सिस्टम वही है कि अगर आप जाड़ों में पूरे जाड़े अगर आपके पास पानी की कमी है, अगर पानी की कमी है तो पूरे जाड़े में आपका एक भी पानी चाहे मत लगाइए या एक पानी लगा दीजिए, और अगर पानी की कमी है तो गर्मियों में पूरे मौसम में 2 पानी कम से कम लगा दीजिए, और अगर पानी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो फिर हर महीने गर्मियों में 2 पानी लगाइए और जाड़ों में हर महीने 1 पानी लगाइए। ये सिस्टम आप रख सकते हैं तो आपकी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी। ड्रिप इरिगेशन इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, पानी की बचत बहुत ज़्यादा होगी, आपका एनर्जी बचेगी, आपका लेबर कॉस्ट बचेगा, आपका फ्यूल कॉस्ट बचेगा, बिजली या आप जो भी डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म क्रॉप मिलेगी आपको। उसके अपने अलग फ़ायदे हैं, ड्रिप पे हम कभी और बात करेंगे। जो लोग जानते हैं ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इसके फ़ायदे मालूम हैं। तो अगर ड्रिप है तो आपकी और ज़्यादा बचत हो जाएगी, आपको पानी कम लगाना पड़ेगा, बड़े आराम से आप और ज़्यादा पानी लगा सकते हैं उसके अंदर। पानी की बहुत कम पानी में 80% पानी तो हमारा वैसे ही वेस्ट हो जाता है लगाने में, नॉर्मल कन्वेंशनल इरिगेशन में। तो ड्रिप में आपको 20% पानी ही देना है फसल को, जितनी उसको ज़रूरत है, तो उसको मैनेज करना आपके लिए आसान है। तो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी आप आराम से मेनटेन कर सकते हैं उसमें। फिर बात करते हैं, अगर हम इरिगेशन के बाद में, सिंचाई के बाद में फसल की निराई गुड़ाई है और कीट पतंगे क्योंकि लगते हों, बीमारी लगती हो तो उसमें, तो देखिए शुरू में जब पौधा छोटा है तो 5-6 महीने 7-8 महीने तो आपको निराई करनी पड़ेगी। गुड़ाई कर देते हैं तो और अच्छी बात है साथ में, क्योंकि जड़ों को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगी बढ़िया, तो जड़ों की मोटाई बढ़ेगी, ग्रोथ अच्छी होगी। हर महीने शुरू में 4-5 महीने तक, 1 महीने में 1 वीडिंग कर दीजिए। 4-5 महीने तक हर महीने 1 वीडिंग, यानी कि 1 बार खरपतवार ज़रूर निकाल दीजिए। और फिर अगर आप 6 महीने में 1 बार निकाल देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं निकालते हैं तब भी सर्पगंधा आपको नतीजा दे जाती है, और अगर निकालते हैं तो खेत भी आपको देखने में अच्छा लगेगा अपना, और पैदावार भी उस हिसाब से आपको मिलेगी। तो यानी कि जैसे मैंने बताया कि शुरू के 6 महीने या 4-5 महीने में हर महीने एक बार खरपतवार निकालना, और अगर आपके पास में खरपतवार अगर हो रहे हैं तो बाद के जो फसल में हर 6 महीने में अगर 1 बार भी निकाल देते हैं तो काफ़ी है। मैनुअली भी निकाल सकते हैं, और हैंड हो वगैरह जो औजार उसके आजकल आ रहे हैं बाज़ार में, क्योंकि आपने ज्योमेट्रिकल अच्छा किया हुआ है लाइन टू लाइन, तो उसमें खर्चा कम आता है। 1-2 आदमी भी 1 एकड़ का आराम से आधे दिन में निकाल देगा खरपतवार। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपना खर्चा वहाँ पर कैसे बचा सकते हैं, कौन से टूल्स और कौन से इम्प्लीमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वीडिंग के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो आपको आसानी करें। कोई भी इसमें आपको केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि इनके लिए अभी जो भी कंपनीज जो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, वीडिसाइड्स वगैरह बना रही हैं, वो इन फसलों के लिए अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फसल को वो नुकसान पहुंचाएं। तो आपको कोई भी प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स किसी तरह के अभी यूज़ नहीं करने हैं। हाँ, जो वीडिसाइड खरपतवार की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर डिसीज़ या बीमारी वगैरह का आ रहा है उसमें केमिकल्स टेस्टिफाइड हैं, टेस्ट किए जा चुके हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, इसमें देखिए सर्पगंधा में दूसरी मेडिसिनल हर्ब्स की तरह अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बीमारी या कीड़ा वगैरह लगने का कोई रिपोर्ट नहीं। कीड़ों की तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं। बीमारी के नाम पे पत्तों में थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर पैदावार पे नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको भी मैनेज कर ले जाएं तो फिर वो आपको शायद और थोड़ा सा अच्छा रिटर्न दे सकती है। वैसे मैंने आज तक कोई भी प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल यूज़ करवाया नहीं है, ज़रूरत भी नहीं आई है, लेकिन चूँकि हम पूरे एक आस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं सर्पगंधा का, तो हम ये चीज़ को लेकर के चल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के कीट अगर लगे भी, वैसे तो लगते ही नहीं, लगने के चांसेस हैं या किसी और कुछ कंट्रीज़ में कहीं रिपोर्टेड हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक छोटे पंखों वाली पैरों वाली सुंडी होती है, जिसको हम पैरालिड मोथ कैटरपिलर के नाम से भी जाते हैं। ये बेसिकली एक कैटरपिलर है। ये अगर लगता है तो इसमें पत्ते बाहर की साइड से अंदर को मुड़ने लगते हैं और फिर उसके बाद सूख कर झड़ जाते हैं। तो जनरली ये हरे पत्तों को, ये सुंडी जो है हरे पत्तों को अपना शिकार बनाती है, अपना भोजन बनाती है, और इससे पत्तों का काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए जनरली रोगोर आता है, एक 0.2% का उसके ऊपर स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ मैं कि आज की डेट में रोगर काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, तो इसकी ज़्यादा जानकारी आप कभी मुझसे बाद में ले सकते हैं, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स रोज़ आ रहे हैं, कभी कभार कोई सारे प्रोडक्ट्स बैन भी होते हैं। तो रोगोर के अलावा कोई और अच्छा प्रोडक्ट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आप केमिकल अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, पर ज़रूरत
पड़ेगी नहीं। तो छोटे पंखों वाली सुंडी जिसे आप कैटरपिलर कह रहे हैं, वो जो पत्तों को नुकसान पहुंचा रही है, इसके लिए आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.2% का स्प्रे उसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी आती है एक सफ़ेद से रंग की सुंडी होती है, जिसको आप यूरोपियन शेफर के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेज़ी में से यूरोपियन शेफर कहते हैं। ये जो है ज़्यादातर अगर आपके पौधों पे हमला करेगी तो अर्लियर स्टेज में करेगी, शुरू में नए पौधों पे हमला करेगी। जब बड़ा हो जाएगा, फसल बड़ी हो जाएगी तो नहीं करेगी। और ये हमला जो वो होता है वो वैसे ही होगा कि पौधा आपका इसका सुखा देती है ये। इसके लिए मिट्टी के अंदर आपको, जैसे आजकल वो फोरेट वगैरह है, कैल्डान है, और बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है कि मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, बट यह है कि मैं आपको बता सकता हूँ बाद में मालूम करके। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोरेट शायद अब तो बैन हो चुका है, कैल्डान आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे हैं जो दूसरे आपके टर्मिटिसाइड्स आते हैं, बहुत सारे दीमक मारने की, जो ज़मीन के अंदर के जो कीड़ों को मारने की दवाएँ हैं, वो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद पानी लगा सकते हैं, तो ये सफ़ेद सुंडी उससे ख़त्म हो जाएगी, आपका यूरोपियन शेफर। तीसरा जो जनरली जो कई बार देखने में आता है, बीमारी कह लीजिए आप उसको, पत्तों पे गहरे भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, जिसको आप लीफ स्पॉट कहते हैं बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर। ये अक्सर देखने को मिलता है सर्पगंधा में, लेकिन ये पैदावार को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें आपका पहले धब्बे पड़ेंगे, फिर पत्ता पहले पीले रंग का होगा, फिर सूखने लगेगा, फिर सूख के बाद में ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है और चाहते हैं कि आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही है या पैदावार पर कोई इफेक्ट हो रहा है उसका, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च R&D का अपना एटीट्यूड रखते हैं, तो उसके लिए फिर आप डाइथेन यूज़ कर सकते हैं। डाइथेन M45 जनरली मेरे ख्याल से 250-300 ग्राम 100 लीटर पानी में उसका इस्तेमाल करके 1 एकड़ के लिए डाला जाता है। तो बाकी जो सही रेट है वो देख लीजिएगा, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका अगर कहीं पर इशू आ भी रहा है तो थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा ये भी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये आ सकती है समस्या। कई बार इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, मौसम की वजह से ये इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। तो या ज़मीन में बहुत घास है, या आसपास के इलाके में आपके जो आसपास के पड़ोसियों के खेत हैं उनमें कहीं ये समस्या है जो आपके यहाँ पहुँच गई, तो कोई भी रास्ता उनको मिल सकता है आपकी फसल पे अटैक करने का। तो उस कंडीशन में आप इसको इस तरह से इन केमिकल्स से या इन रास्तों से, या और कोई इसके लिए मुनासिब ऑर्गेनिक वे हैं, उनसे भी आप दूर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद में ये आपका ये जो जनरली आपका जो धब्बों वाली मैंने बताई, इसको आपको बहुत ज़्यादा शुरू में अगर आप ट्रीटमेंट दे दें, यानी कि आपने जब पौधा लगाया है उसके बाद अगर आप एडवांस में देना चाहें, तो आप अगस्त से लेकर नवंबर तक हर महीने एक बार इसका स्प्रे कर देंगे लीफ स्पॉट के लिए, डाइथेन M45 का। तो ये मेरे ख्याल से फिर आगे ये समस्या आएगी भी नहीं। ये शुरू दौर में पकड़ती है तो पकड़ती है, वरना फिर बाद में पकड़ेगी भी नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि इसका कोई कल्चरल मैनेजमेंट अगर हम करना है तो क्या करें। देखिए, होता क्या है कि सर्पगंधा की खेती में जुलाई महीने के बाद में फूल आना शुरू होता है। तो फूलों की तोड़ाई, अगर हमें बीज का प्रोडक्शन नहीं करना है, अगर हमें सीड नहीं चाहिए, तो हम, फूल तो अगले साल भी आएगा, तो हम इसकी फूल तोड़ दें हम उसके। क्योंकि अगर सीड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ फसल में, तो फिर वो जड़ों की पैदावार को इफेक्ट करेगा। तो हमें बीज बनने से पहले फूलों को तोड़ देना है। अदरवाइज़ अगर हम बीज बनने से पहले अगर फूलों को नहीं तोड़ेंगे, तो फिर वो जो है आपका जो उसमें आपका जड़ों की पैदावार को अफेक्ट करेगा। जड़ों की पैदावार कुछ कम होगी, न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन आपका फूलों की तरफ, बीजों की तरफ होना शुरू हो जाएगा। जड़ को आपको वो पोषण नहीं मिल पाएगा जो उसको ज़रूरत है। और अगर आप बीज पैदा करना भी चाहते हैं, तो किसी खेत के हिस्से में, एक बड़े हिस्से में या छोटे हिस्से में, आप सीड प्रोडक्शन के लिए अलग छोड़ दीजिए, वहाँ पर फूल ग्रो करने दीजिए। अदरवाइज़ मैंने जहाँ तक देखा है कि किसान जनरली बीजों को निकालते नहीं हैं, वो लगा रहने देते हैं, पूरा बीज उसका तैयार करते हैं ताकि वो उसको बेच के भी मुनाफा कमा सकें। तो अगर जड़ों में कुछ आपका हल्का फुल्का कमी आ भी रही है, तो वो बीज बेच करके उसको पूरा कर सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर है। बट ये मैंने जो आपको बताया, इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है, या जो उसका जो मैकेनिज़्म है, या जो वो ये है कि अगर फूल आ गया है, बीज आ रहा है, तो वो नो डाउट उसमें जो पोषण जाएगा वो आपके जड़ों की पैदावार को कुछ कम ज़रूर कर देगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मकसद क्या है।
बीज पैदा करना अभी अगर आपका मकसद है तो आप छोड़ सकते हैं उसको, नहीं तो फूलों की तोड़ाई कर दीजिए, उसको वहीं रोक दीजिए, खाली जड़ अगर आपको तैयार करनी है तो। और कुछ अगर आपको ज़्यादा बीज नहीं चाहिए तो कुछ इलाके में आपको कम बीज तैयार करने के लिए उसको छोड़ दीजिए फूल वाली सेक्शन को, और बाकी में आप फूल तोड़ दीजिए। जितने एरिया में आप छोड़ देंगे फूलों को वहाँ पे बीज तैयार हो जाएगा आपके लिए, आगे के लिए बीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जनरली जो आप अगर बीज की ज़रूरत भी नहीं है अगर आगे के लिए आपको देखा जाए तो, क्योंकि आपकी जड़ तैयार हो रही है उसी से आप अपनी कलम तैयार करके आगे के लिए पौधा तैयार कर सकते हैं। तो आपको बीज की ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो कलम से भी आपका पौधा तैयार अगर हो सकता है अगली फसल के लिए, तो आपको फिर बीज को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हर किसान जितना सीड प्रोडक्शन होता है उतने को बेच भी नहीं पाता है, बिना वजह पुराना बीज होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को देंगे तो वो नुकसान उसका होगा फिर। तो वो आपके ऊपर निर्भर है आप उसको कैसे करते हैं, बट ये स्थिति है कि फूलों की तोड़ाई आप कर सकते हैं। बीज जो हैं आपके दिसंबर तक अगर आप बीज तैयार कर रहे हैं तो दिसंबर जनवरी तक इसका बीज तैयार हो जाता है, और तकरीबन 1 एकड़ में 50-1 किलो तो आराम से, नहीं तो 100 किलो तक आपको 1 एकड़ में अक्सर बीज मिल रहा है किसानों को, किसान ले रहे हैं। नहीं तो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो बीज आपको मिलने की पूरी गुंजाइश रहती है 1 एकड़ से। बस ये ध्यान रखिएगा कि बीज पूरी तरह तैयार हो जाए। बीज का जो ऊपर का गुलाबी रंग का, लाल रंग का गूदा आता है वो बाद में बैंगनी पड़ के फिर काला पड़ जाता है। उसको निकाल करके उसको अच्छे से धो करके सुखा करके जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाए तभी बीज को पौधे से तोड़ें। नहीं तो बीज अगर जल्दी आप तोड़ लेंगे, कच्चा होगा, तो फिर वही परेशानी आएगी कि अगले किसी को आप देंगे या खुद लगाएंगे तो उसमें जर्मिनेशन आपको सही से नहीं मिल पाएगा। वो आपको अपनी खेत में जब बीज देखेंगे तो खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बीज अब तैयार हो गया या नहीं हो गया। सूखने लगता है, काला पड़ के मुरझा जाता है, झड़ने लगता है। तो उस स्थिति में आप बीज को निकाल लीजिए और गूदे को धो के सूखा अलग करके सुखा के और बीज अपना तैयार करके अगली फसल के लिए आप रख सकते हैं। बाकी इसमें जो बात बचती है वो रहती है इसकी कब तक तैयार होती है। देखिए जनरली जो लोग फसल लगाने वाले हैं वो 2 साल में सर्पगंधा की फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, 2 साल में इसकी अच्छी फसल तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको 3 साल तक ले जाते हैं तो जड़ और अच्छी तैयार हो जाएगी 2 से 3 साल में। तो हम यहाँ पर अभी जो मान के चलते हैं वो 2 साल की फसल है ये। अगर आपकी इच्छा है तो आप 3 साल तक ले जाइए। अगर आपके पास समय नहीं है या आप कहीं और कोई काम करते हैं और आप इसको लगा छोड़ देना चाहते हैं कि चलो ठीक है 1 साल और छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं है कि मैं यहाँ पर निकाल के कुछ और लगा दूँ, तो आप 3 साल तक आराम से इसको ले जा सकते हैं और अच्छा नतीजा दे जाएगी। खुदाई का जो बेस्ट टाइम है इसका वो दिसंबर के बाद शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक, मई तक आपका जाएगा। दिसंबर के बाद में यह है कि थोड़ी नमी होती है, खोदना आसान होता है। मार्च के बाद में ये होगा कि ज़मीन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, तो आपको निकालने में फिर थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। या एक सिंचाई करके भी आप थोड़ा सा जब ज़मीन में नमी रह जाए, पानी कम हो जाए, तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन यह है कि ये जब सुसुप्तावस्था, एक स्लीपिंग मोड में जब क्रॉप होती है उस टाइम पर जड़ों को खोद के निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है। और इस टाइम पर आप जनवरी, फरवरी मार्च का महीना, मार्च अप्रैल का महीना, मार्च का महीना बहुत बढ़िया है, फरवरी मार्च का महीना आप उसमें उस टाइम पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये है कि चूंकि जड़ गहरी जाती है तो खुदाई के टाइम ये ध्यान रखना है कि आसपास से पूरी मिट्टी खोद के पूरी जड़ को निकालें। जड़ खुदाई में डैमेज ना हो, कटे ना, वो कट के रह जाएगी, फिर वो बिना वजह आपका नुकसान है। और उसके बाद में जड़ों को पानी से धो लिया जाता है अच्छे से, उसको फिर सुखा सकते हैं। साइंस कहती है कि छाया में सुखाइए, और किसान कहता है कि इतना टाइम किसी के पास नहीं है, छाया कहाँ होगी, बस धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने से भी ऐसा कोई नुकसान नहीं है, धूप में सुखा सकते हैं। बाकी इसमें देखिए जो तैयार करी जाती है, क्योंकि जड़ तो काफ़ी 6 इंच, 9 इंच, 8 इंच, 1-1 फुट तक की है। आप इमेज में भी देखा होगा आपने, अभी जो हमने दिखाई है कि एक किसान भाई लेके खड़े हैं, करीबन 1.5 से 2 फुट की जड़ हो गई है। तो ऐसी भी जड़ें मिलती हैं। तो जो बाज़ार में इस तरह से जड़ नहीं जाती है, जब आपकी जड़ सूख जाए धोने के बाद में, तब आप उसको काट लिया जाता है 4 से 6 इंच के टुकड़े, 3-3, 4-4 इंच के टुकड़े भी काटे जाते हैं, 6 इंच तक के, आप मैक्सिमम 6 इंच तक का टुकड़ा सर्पगंधा का काट के उसको बाकायदा जूट के बोरों में भर के किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि उसके अंदर दोबारा जल्दी मॉइस्चर ना आए। इसमें मॉइस्चर जल्दी आता भी नहीं है। आप चाहें तो 1.5 से 2 साल तक रेट बढ़ने के हिसाब से अगर आपको उम्मीद हो, भंडारण भी कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। किसी कोल्ड स्टोर में आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरली किसान जो हैं इसको पैदा करने के फ़ौरन बाद तैयार करके बेच ही देते हैं। अच्छा खासा मुनाफा वैसे ही आ रहा है इसके अंदर। तो जूट के बोरों में भर सकते हैं, प्लास्टिक के बोरों में भी भर रहे हैं, आजकल सब कुछ चल रहा है। अब बात करते हैं इसकी पैदावार की। पैदावार में देखिए थोड़ा सा क्या है, जितना अगर आप लोगों से पूछेंगे, अक्सर तो लोग बताते हैं साहब 8 क्विंटल जड़ मिलती है या 1 टन बहुत से बहुत मिल गई। लेकिन अगर आप ये देखिए कि 30,000 पौधा आप लगा रहे हैं
और आपने वीडियो में देखा भी होगा या कुछ फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे, एक पौधे से जितनी जड़ मिलती है वो एक पौधे से अगर 50 ग्राम भी आपको सूखी जड़ मिल रही है और 100% पौधा अगर आपका चल रहा है तो भी आपको कम से कम 1.5 टन 1500 किलो आपको जड़ मिल जाएगी 30,000 पौधों से। कुछ पौधे मर गए हैं तो कुछ 100, 150, 200 किलो कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर अच्छी फसल आप कर रहे हैं तो 12, 13 या 15 क्विंटल से कम नहीं आनी चाहिए इसकी पैदावार, तैयार माल की पैदावार 1 एकड़ में। हम हमेशा एकड़ की बात करेंगे, मैंने पहले बताया भी है आपको, ना हेक्टेयर की बात करूंगा ना बीघा की बात करूंगा, हमेशा एकड़ की बात करूंगा। तो कहीं अगर एकड़ बोलना भूल जा रहा हूं तब भी आप उसको ये समझिए कि जो भी मैं डाटा दे रहा हूं आपको बीज का या फसल की पैदावार का या मुनाफे का या खर्च का, वो मैं आपको एकड़ में ही दे रहा हूं। तो एकड़ में मेरे हिसाब से अच्छी फसल लेने वाले किसान को 15 क्विंटल से कम तो मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे किसान 8 क्विंटल और 10 क्विंटल भी रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ जो आपको डाटा दिया है वो 8 क्विंटल से लेकर एक एवरेज, मिनिमम से लेकर एक एवरेज 12 क्विंटल तक का दिया है। तो 1 एकड़ में आपको 8 से 12 क्विंटल यानी कि 0.25 टन से 1.2 टन की तैयार सूखी रूट मिल रही है। इसके अलावा जो बात करते हैं हम प्राइस की, प्राइस जो है सर्पगंधा का थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। पीछे अभी कुछ टाइम पहले 700, 750 रुपये था, अभी 800, 850, 900 रुपये तक भी प्राइस जाता है इसका। मेरे ख्याल से एक एवरेज प्राइस अगर हम लेके चलें आज की डेट में तो 800 रुपये तैयार सूखी जड़ का 1 किलो का आपको मिल जाता है। यानी कि कुंटल के हिसाब से निकाल लीजिए, 100 से गुणा करके तो आपका 80,000 हो गया। 800 रुपये किलो आपको ये इसका प्राइस मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप मिनिमम 8 कुंटल ले रहे हैं जड़ तो आपको 8 लाख रुपए का इसमें जो है ग्रॉस रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप 12 कुंटल निकाल पा रहे हैं तो करीबन 9,60,000, 10 लाख रुपए तक आपको इसका ग्रॉस रिटर्न मिल जाएगा। जहाँ तक इसके खर्च की बात है कि एकड़ में कितना खर्च आता है, अगर आप इसको देखिए बीज से लगाएंगे तो अगर 4 किलो बीज में आप तैयार कर रहे हैं तो 5,000 रुपये का बीज मिल रहा है तो 20,000 रुपये बीज का खर्च मान लीजिए और बाकी 30,000 रुपये और खर्च मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें खाद पानी आपको डालना नहीं है। शुरू में सिर्फ एक बार गोबर की खाद डालनी है। बहुत सारे किसान जो हैं वो भी 10, 12 या 15 ट्रॉली तो कोई डालता ही नहीं है आजकल। 6 ट्रॉली डाल दी तो बहुत बड़ी बात है। तो वो आपका 30,000 के अंदर सारा खर्च मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। वो थोड़ा बहुत देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं कभी किसी को नहीं बता सकता या कोई भी नहीं बता सकता। तो ऊंचा नीचा करके आप 50,000 मोटा मोटा खर्च मान लीजिए कि अगर आप बीज से कर रहे हैं, या 50,000 से 1 लाख तक मान लीजिए। अगर आप बहुत अच्छी फसल है, वीडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, पैसा लगा के चल रहे हैं, तब भी आप सीड से भी करेंगे तो 50,000 से 1 लाख रुपए मैक्सिमम खर्च आएगा इसका एकड़ के अंदर। उस लिहाज से अगर आप उसको लेकर के चलेंगे तो आप 8 कुंटल अगर जड़ तैयार कर रहे हैं और और 800 रुपये में बेच रहे हैं तो 6,40,000, सॉरी मैं पहले शायद गलत बोल गया हूँगा। तो 8 को अगर आप 800 किलो को उससे भाग गुणा करेंगे 800 रुपये के प्राइस से तो तकरीबन 6.5 लाख रुपए के आसपास का आपका बैठेगा। और उसमें से अगर आप 1 लाख रुपए भी रिटर्न वो खर्च निकाल देते हैं तो 5 लाख तो मिनिमम, सारे और इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह भी 10-20% अलग कर दीजिए तो आपको 5 लाख रुपए का मुनाफा इस फसल में सीड से अगर आप अपने आप बीज खरीद के नर्सरी करके कर रहे हैं तो आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सीडलिंग्स खरीदते हैं, चूँकि 5 रुपये का पौधा पड़ रहा है, 30,000 सीडलिंग्स खरीदेंगे, 1.5 लाख की तो सीडलिंग हो गई। तो उस कंडीशन में आप कम से कम खर्च 2 लाख मान लीजिए, 2 से 2.5 लाख मान लीजिए। तो वहाँ पर अगर आपका 8 कुंटल की आप जड़ निकाल रहे हैं तो रेट के हिसाब से आपका 6.5 लाख में से अगर आप 2 लाख माइनस करते हैं तब भी आपका 4.5 लाख, तो और अगर 2.5 लाख रुपए का खर्च बैठ रहा है आपका टोटल जाके तब भी 4 लाख रुपए का आपको मुनाफा मिल रहा है। और अगर आप 12 कुंटल की जड़ निकाल पाते हैं, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है निकालना, अगर आप सही से करें, सही जगह पर आपको सही जगह पर अगर आप चुनाव करके लगा रहे हैं इस फसल को, क्योंकि कई बार लोग वही कॉपी पेस्ट, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बात की है कि लोग कॉपी पेस्ट कि एक आदमी ने सर्पगंधा लगाया तो उसकी देखा देखी मैंने भी लगा लिया और यही होता है कि फिर 8 कुंटल का नतीजा मिलता है। तो आप पहले अपनी परिस्थितियों की जांच कर लीजिए कि आपकी ज़मीन में कौन सी फसल अच्छी है। अगर सर्पगंधा की जो रिक्वायरमेंट सर्पगंधा की हैं, अगर आपकी ज़मीन पूरी तरह से फुलफ़िल कर रही है और फसल को आप मैनेज कर रहे हैं तो 12 क्या 15 कुंटल की जड़ भी आएगी, मेरा दावा है और आई है मेरे पास किसानों की। तो वो किसान दूर है, नहीं तो मैं आपको ले जाके मिलवा भी देता हूं उनसे, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर कोई किसान आसपास मिल जाते हैं तो मैं ऐसे किसी किसान से मिलवाऊं जो अच्छी पैदावार ले पाए हैं। तो 12 कुंटल भी अगर आप ले रहे हैं, 15 छोड़िए, तो 12 कुंटल भी ले रहे हैं तो सीड से अगर आप प्रोपेगेशन कर रहे हैं तब भी आपका 6 से 7 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है आपको।
12 8 96, 9,60,000 की आपकी फसल बिकी, आपका 1 लाख रुपये का खर्च हुआ, तो आपका तब भी 8 लाख के ऊपर का रिटर्न आ गया। अगर आपने पौधे से किया है, 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया है, तब भी आपका कम से कम ये मान के चलिए कि 7 लाख रुपए का 7 लाख या 9.5 लाख का था, 2.5 लाख निकल गया, 7 लाख रुपए का आपका मुनाफा आ गया। तो आज की डेट में देखा जाए तो ये बहुत मुनाफा देने वाली फसल है और इस टाइम ये लगाने का अच्छा मौका है सर्पगंधा को, क्योंकि इस वक्त सर्पगंधा का रेट भी ठीक ठाक चल रहा है और प्लांटिंग मटेरियल की ज़्यादा अभी आया नहीं है, मिल नहीं रहा है, सीड इस बार बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लोग शायद नहीं लगा पाएंगे। अच्छे बड़े किसानों के लिए तो ये बहुत आसान फसल है, लेकिन छोटे किसानों को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा। और सबसे अच्छी बात जो है इस फसल में, जो मैं आखिर में आपको बता दूं, कि इसमें कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है कि आपको जैसे सतावर में था कि नेपाली के केस में कि आपको उसको बॉईल करना है और फिर उबालना है और फिर सुखाना है, छील करके, छीलना भी है, बहुत बड़ा टीडीएस काम है, लेबर लगानी पड़ती है उसके लिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको जड़ को खोदना है, धोना है पानी से, किसी बड़े तसले में, टब में या किसी हौज़ में आप पानी भर के उसमें जड़ को धो करके सिर्फ सुखा के काट के भेज देना है। तो ये इसमें कोई ऐसा कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इसलिए बहुत आसान हो जाती है। लेकिन चूंकि प्लांटिंग मटेरियल महंगा है, जर्मिनेशन का इशू है, तो थोड़ा सा ये महंगी फसल है। तो बड़े किसानों के लिए एक बहुत अच्छी फसल है, इसमें कोई ज़्यादा तीमारदारी नहीं है, कोई देखरेख नहीं है, कोई बीमारी कीड़ा ऐसा नहीं लगता है, तो आपको बड़ी आसानी से कह लीजिए कि एक बार को लगा के छोड़ दें, बट मैं तो कहता नहीं हूँ कभी ऐसा कि लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को देखरेख चाहिए। बच्चा है आपका, फसल भी हमारी एक औलाद की तरह आप समझिए उसको, कि उसको भी देखरेख की ज़रूरत होती है। तो अगर अच्छी देखरेख करेंगे तो अच्छे नतीजे जो मैंने बताए हैं, शायद उससे भी और अच्छे नतीजे आप सर्पगंधा की खेती से निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हाँ, अभी तो मेन पॉइंट आप कहेंगे बिकेगी कहाँ, तो सीड की जहाँ तक बात है, पहले बिकने से पहले ख़रीद की बात करें। हम लोग भी सीड और पौधा देते हैं, हमारी कोई नर्सरी नहीं है, लेकिन हमारे जो नेटवर्क में किसान भाई जो लोग पहले से कर रहे हैं, हम उन्हीं से ख़रीद कर आपको सीड या पौधा प्रोवाइड करते हैं। सीड की मैं कोई गारंटी कभी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं जिससे ले रहा हूं बस उस पर भरोसा करके लेता हूं। इतना कह देता हूं कि भाई जिनसे मैंने लिया है उन पे मेरा भरोसा है और हम कोई झूठ बोल करके या गलत करके नहीं देंगे। लेकिन आप बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ऑनलाइन भी अगर सीड की रिक्वायरमेंट डालेंगे तो बहुत सारे लोग आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं, तो ये कर सकते हैं। नहीं तो आप ये करिए कि जड़ खरीद करके और जड़ से पौधा डेवलप कर लीजिए। अगर आप हमसे चाहेंगे तो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, उस समय जो रेट चल रहा होगा उसमें आप 10-5 पैसा अपना या कुछ जो भी 10-20% का मुनाफा रख के हम आपको बीज देंगे। थोड़ा मुनाफा तो हम भी कमाएंगे, लाजमी बात है। और जहाँ तक जड़ों के जब तैयार माल जो आपका होगा उसको ख़रीदने की बात है, तो वो हम भी ख़रीदते हैं। उसको ख़रीदने के लिए जैसे मैंने आपको सतावर में बताया था, बहुत सारे ट्रेडर्स भी हैं, आसपास के इलाकों में मिल जाते हैं। हम आगे कुछ ट्रेडर्स को सोच रहे हैं कि इंटरव्यू करें, आपको डायरेक्टली उनसे रूबरू कराएं, ताकि आप उनको डायरेक्टली जानें, उनके नंबर्स भी आपके साथ शेयर करें। और आप जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं किसानों के साथ, और काफ़ी समय हो गया है, हम चाहेंगे कि एक आधा वीडियो उनके साथ बनाकर आपको उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। बाकी इसकी जो मंडियाँ हैं, लखनऊ में शहादतगंज मंडी है, वहाँ आप जा सकते हैं, रकाबगंज, शहादतगंज। बाकी दिल्ली नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है खाड़ी बावली। इसके अलावा नीमच की मंडी मैंने आपको बताई थी, मुंबई भी मंडी है, यूपी में वेस्टर्न यूपी के जो बॉर्डर है टनकपुर में, वहाँ भी मंडी है, बरेली में भी लोग ख़रीदने वाले हैं इसको। ऑनलाइन ट्रेडिंग आप इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर्स इंडिया है, अलीबाबा है, बहुत कुछ है। ऑनलाइन में तो बेचने के लिए बहुत रास्ते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए अलीबाबा बेस्ट है। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन एक वडाई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वडामलाई मीडिया, ये बेंगलोर का एक वडामलाई मीडिया ग्रुप है, जिनकी एक वेबसाइट है agricultureinformation.com। हम भी उस पर काफ़ी एक्टिव रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपना बीज खरीदने के लिए इंक्वायरी डाल सकते हैं, या जड़ आपके पास तैयार है तो आप उसको बेचने के लिए अपनी डाल सकते हैं, अपना ऐड कर सकते हैं उनके यहाँ। कोई उसके चार्जेस नहीं है, वो लोग आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी सर्पगंधा, सतावर, जो भी फसलें मैं बता रहा हूँ, उनकी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या आपको महसूस होती है तो हम लोग बाकायदा अपने कंसल्टेंसी प्रोग्राम में, अपने बायबैक इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में बायबैक एग्रीमेंट्स भी करते हैं इन चीज़ों के लिए, और बाकायदा बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स के साथ करते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। एक्सपोर्ट अगर आप अपना करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा कैसे कैसे आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, कैसे क्या करना है, वो भी सारा बताते हैं। बट हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो पेड हैं, तो मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारा जो यूट्यूब है चैनल है वो इससे अलग है,
मैं उसको अपनी पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज को यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास रास्ते हैं आपको आप आगे गाइड करने के लिए। तो अगर आप चाहें, अगर आप कहीं फंसते हैं या आपको कहीं अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। तो आज के वीडियो में जो हमने पूरा रोपाई से लेकर के और ये मार्केट की स्थिति तक जो थे वो पूरा इसको कवर कर लिया है। अगर कोई चीज़ें छूट गई हैं, आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ और जानकारी चाहिए थी जो आपको नहीं मिल पाई है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है कि मैं पिछले वीडियोस के भी ज़्यादा कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाया हूं, तो मैं एक साथ बैठूंगा किसी दिन और सबके कमेंट्स के जवाब वक्त निकाल के ज़रूर दूंगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ दोनों जगह से लेकर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई कमी और आप समझते हैं कि हमारे हैं, हम चूँकि नए हैं तो बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास ऐसे सुझाव हैं जिससे हम इनके अपने वीडियोज़ में कुछ इंप्रूवमेंट मैं ला सकता हूँ, तो प्लीज़ वो सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल करके ज़रूर बता दें, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें जो कमियां हों। अगर हमसे कहीं कोई बताने में कोई गलती हुई है तो वो भी आप हमें बताएं, और कहीं हमारे इन्फॉर्मेशन में गलती है तो मैं उसके लिए, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सबके सामने सबसे पहले ही माफ़ी मांग लूँगा। तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, और उसको पहुंचाने में अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको मैं सुधार लूँगा, मैं दुरुस्त कर लूँगा। तो इसके लिए आप हमें धीरे धीरे बीच में टोकते रहिएगा। अगर कहीं कोई गलती हो जाए उसमें बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप हमें भी सही करते रहें और हम आप तक बिल्कुल सही जानकारियाँ पहुँचाते रहें। तो आज के वीडियो ख़त्म करने से पहले बस मेरी फिर से आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को हमारे साथ जोड़िए। हम अभी बिल्कुल नए हैं, बहुत ज़्यादा हमारा चैनल अभी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। आप ही लोगों के ज़रिए ये फैलेगा। ये यकीन रखिए कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सही होगी। इसीलिए ये चैनल बनाया है कि गलत जानकारियों को ख़त्म करके सही जानकारियाँ किसानों तक पहुँचाई जाएँ। इसीलिए कभी कभार जैसे इस बार हुआ है कि वीडियो लंबे हो रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, देखिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदे का मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरा आज का पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस चैनल को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे, इंशाल्लाह एक किसान भाई के साथ मुलाकात करेंगे। सर्पगंधा से हमने सतावर में किया था, हम अब सर्पगंधा के किसान भाई से मुलाकात कराएंगे आपके। हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, किन से आपको मिलवाया जाए और कैसे आपको उनसे अच्छी से मुलाकात कराई जाए, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द ही मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।